आजकल सभी लोग बात करते हैं कि अनलिस्टेड शेयर्स खरीद लो, लेकिन कोई सही तरीके से नहीं बता रहा कि ये शेयर्स होते क्या हैं, आईपीओ से पहले कैसे अवेलेबल हैं और मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी है। ये शेयर्स खरीदने के बाद शेयर होल्डर्स कोटा आगे मिलेगा या नहीं, इनको कैसे खरीदते हैं एंड कैसे सेल करते हैं। ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब अब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहूँगा कि आज के टाइम में जितने मेजर कंपनीज होती हैं उनके शेयर्स फिजिकल की जगह डीमैट के अंदर डिजिटलाइज्ड फॉर्म में रखे जाते हैं। कंपनीज आईपीओ से पहले भी फंडिंग रेज करती हैं और जो इन्वेस्टर्स इन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं उनको भी शेयर्स उनके ही डीमैट अकाउंट में मिल जाते हैं, जिससे इन्वेस्टर्स के शेयर्स हमेशा सेफ होते हैं। ये कंपनीज आने वाले सालों में अच्छा ग्रो करती हैं तो इनकी वैल्यूएशन भी इंक्रीज होती हैं और इनके शेयर्स प्राइस भी बढ़ते हैं। तो अर्ली इन्वेस्टर्स जिन्होंने कंपनीज में पहले इन्वेस्ट किया था अपना शेयर बेचकर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, वो भी आईपीओ से पहले। एज मोस्ट कंपनीज अपने शेयर्स बायबैक नहीं करती तो ये अपने शेयर्स किसी को भी बेच सकते हैं और जो नया इन्वेस्टर होगा वो अर्ली इन्वेस्टर से परचेस करके उस शेयर को अपने डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकता है, जिससे नया इन्वेस्टर्स कंपनी के शेयर होल्डर बन सकता है। और आज इंडिया में आईपीओ से पहले कंपनी में इस तरीके से बहुत सारे इन्वेस्टर्स बन जाते हैं जिन्हें हम प्री आईपीओ इन्वेस्टर भी कहते हैं। वैसे हर कंपनी के अनलिस्टेड शेयर्स अवेलेबल क्यों नहीं होते जिनका आईपीओ नहीं आया? ये इसलिए है कि कई बार किसी कंपनी के एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर अपने शेयर्स बेचने में इंटरेस्टेड नहीं होते, तो इसलिए हर एक कंपनी का अनलिस्टेड शेयर नहीं मिल पाता। चलिए, हमने अनलिस्टेड शेयर्स के बारे में समझ लिया। अब ये देखते हैं कि क्या असल में अनलिस्टेड शेयर्स फ़ायदा देते हैं और हम ये शेयर्स क्यों ही खरीदने चाहिए। तो बात ऐसी है, अनलिस्टेड शेयर्स अच्छे भी होते हैं और कुछ बेकार भी, लेकिन आजकल कोई भी एडवाइस दे रहा है कि ये वाला अनलिस्टेड शेयर खरीद लो और लोग खरीद भी लेते हैं बिना किसी बैकग्राउंड को चेक करे हुए। तो फिर कमेंट करते हैं कि अनलिस्टेड शेयर्स बेकार होते हैं। तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि आप उसकी थोड़ी सी रिसर्च करो, फंडामेंटल्स एनालिसिस करो, कंपनी के प्रॉज एंड कॉन्स को देखो, उसके बाद इन्वेस्ट करो। किसी के कहने से किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट मत करो। आगे बढ़ने से पहले डीमैट अकाउंट को समझते हैं। ये शेयर्स का बैंक होता है एक तरीके से। जैसे प्रिंटेड नोट आप बैंक में जमा करते हो और रुपया डिजिटल फॉर्म में आपके बैंक अकाउंट में दिखता है, वैसे ही डीमैट अकाउंट में सारे डिजिटल एसेट्स स्टोर होते हैं, जैसे शेयर्स, म्यूचुअल फंड यूनिट्स, एफडी, इंश्योरेंस एग्जैक्ट्रा। एंड ये डीमैट अकाउंट इंडिया में सिर्फ 2 ऑर्गेनाइजेशन ही ओपन करते हैं, सीडीएसएल और एनएसडीएल। एंड जो आप लिस्टेड शेयर्स भी खरीदते हैं वो भी इन डीमैट अकाउंट में ही स्टोर होते हैं। आपके स्टॉक ब्रोकर आपकी तरफ से इनमें शेयर्स आपका डीमैट में डिपॉजिट और विड्रॉ करते हैं। तो आप ये लिस्ट देख सकते हैं जिसमें जो भी स्टॉक ब्रोकर आप यूज करते हैं उनके थ्रू जो आपका डीमैट ओपन हुआ है वो सीडीएसएल में है या फिर एनएसडीएल में है, आप चेकआउट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वो डाउट्स जो अनलिस्टेड शेयर्स बाय करने से पहले आते हैं। क्या रिटेल इन्वेस्टर के लिए अनलिस्टेड शेयर्स लीगल है? जी हाँ, ये एकदम लीगल है। इंडिया में एक इंडिविजुअल किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीद सकता है और चाहे वो लिस्टेड हो या अनलिस्टेड। एंड इवन आपको डिविडेंड बोनस आपके डायरेक्ट बैंक और डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। क्या अनलिस्टेड शेयर्स खरीदने के लिए कोई पेपर वर्क चाहिए? जो शेयर आप खरीदते हैं वो ऑलरेडी इशूड शेयर होते हैं, तो जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के पास ऑलरेडी होते हैं। और जब आप
उन्हें खरीदते हैं तो आपको कंपनी से किसी भी तरह की कोई भी अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। यह आपके नॉर्मल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट की तरह ही होता है एंड इसलिए खरीदने से पहले कोई पेपर वर्क की रिक्वायरमेंट नहीं होती। खरीदने के बाद यह आपके डीमैट अकाउंट में आ जाता है। क्या आपको एक नया डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा अनलिस्टेड शेयर्स को बाय करने के लिए? जी नहीं। जो भी आपका ऑलरेडी डीमैट अकाउंट खुला हुआ है, चाहे वो किसी भी स्टॉक ब्रोकर के साथ हो, उसमें आप ये शेयर्स खरीद सकते हैं। चलिए अब देखते हैं इन शेयर्स में मिनिमम कितना इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो मैं आपको बता दूं, आप इवन सिंगल शेयर्स भी खरीद सकते हो एक कंपनी के थ्रू, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। 6 मंथ्स लॉक इन पीरियड क्या है आईपीओ आने के बाद? आईपीओ से पहले आप किसी भी अनलिस्टेड कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, उस केस में आप प्री आईपीओ इन्वेस्टर कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो आप आईपीओ के बाद इन शेयर्स को 6 महीने तक बेच नहीं सकते, क्योंकि ये लॉक इन पीरियड सभी प्रमोटर्स और सारे इन्वेस्टर्स पर एप्लीकेबल होता है। तो इसका रीज़न ये भी है कि अगर एग्जिस्टिंग प्रमोटर आईपीओ आते ही सेल करने लग जाएंगे तो कंपनी लिक्विडेट हो जाएगी, और इसलिए ये सेबी ने रूल बनाया है सभी के लिए। पर आप चाहें तो आईपीओ से पहले कभी भी इसको बेचकर एग्जिट कर सकते हैं। जब अनलिस्टेड कंपनीज का आईपीओ आएगा तो मेरे शेयर्स का क्या होगा? देखिए, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही शेयर्स लिस्ट होगा, आपको वो आपकी स्टॉक ब्रोकर की ऐप में नाम के साथ में होल्डिंग में दिखने लगेगा और मार्केट वैल्यू पर भी शो होने लगेगा। आप इसलिए डायरेक्टली स्टॉक ब्रोकर की एप्लीकेशन से इसको बेच सकते हैं। लेकिन आपको एक सेबी की गाइडलाइन बताना चाहूँगा। जो भी इन्वेस्टर्स कंपनी में आईपीओ से पहले इन्वेस्ट करते हैं, उस केस में आप प्री आईपीओ इन्वेस्टर कैटेगरी में आते हैं और आप आईपीओ के बाद 6 महीने तक इन शेयर्स को नहीं बेच सकते हैं। तो ये लॉक इन पीरियड सभी प्रमोटर्स एंड सारे इन्वेस्टर्स पर एप्लीकेबल होता है। पर आप चाहें तो आईपीओ से पहले कभी भी इसको बेचकर एग्जिट कर सकते हैं। तो क्या मेरे प्री आईपीओ शेयर्स का इन्वेस्टमेंट सेफ है? देखिए, जो भी आप शेयर्स खरीद रहे हैं वो आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। CDSL एंड NSDL जो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड हैं, ये शेयर्स को आपके अलावा कोई एक्सेस नहीं कर सकता है, ना आपका स्टॉक ब्रोकर और ना ही स्टेक हब। इनका कंप्लीट कंट्रोल डीमैट में आपके पास होता है। तो फिर अनलिस्टेड शेयर्स की प्राइस कैसे चेंज हो जाती है? शेयर्स की प्राइस उनकी डिमांड एंड सप्लाई पर चेंज होती है। जैसे डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई कम, तो शेयर्स के प्राइस बढ़ने लगते हैं, जो कि सेम स्टॉक मार्केट में होता है। अनलिस्टेड शेयर्स पर क्या टैक्स लगता है और कैसे आप कैलकुलेट करें? तो जो अनलिस्टेड शेयर्स पर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगभग 2 साल का होता है। मतलब अगर आप जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं और उन्हें 2 साल के अंदर ही सेल कर देते हैं, तो आपका प्रॉफिट इनकम में ऐड हो जाएगा और आपकी इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स लगेगा। वहीं अगर आप 2 साल के बाद बेचेंगे तो आपको प्रॉफिट पर 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा। कंपनी का आईपीओ आने के बाद टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? अगर मान लेते हैं आपने कोई शेयर्स 100 रुपए पर बाय किया और उसका 6 महीने बाद आईपीओ आता है 120 पर, और वो आईपीओ लिस्ट होता है 150 पर, जिसे आप आईपीओ आने के 6 महीने बाद 150 पर बेच देते हैं, तो आपकी ब्रोकर की एप्लीकेशन में ये शेयर्स 120 के बेसिस पर प्रॉफिट दिखाएंगे। पर आपको जब टैक्स देना पड़ेगा, वो आपके जिस प्राइस पर आपने बाय किया था उस पर कैलकुलेट होगा। इन दिस केस मेरा बाय प्राइस 100 है और सेलिंग प्राइस 150 है, तो 50 रुपए का प्रॉफिट है और आपको STCG के हिसाब से 10 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। एक क्वेरी ये थी कि मेरे पास अनलिस्टेड शेयर्स हैं, तो क्या मेरे को भी अलॉटमेंट मिलेगी? देखिए, अनलिस्टेड शेयर्स में इन्वेस्टमेंट आपकी डायरेक्ट है एंड आपके शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में सेम डे आ जाते हैं। वहीं आप आईपीओ के टाइम शेयर्स ऑलरेडी
आपके पास होते हैं और साथ में आप चाहें तो अलग से भी आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। इस केस में आपकी दोनों इन्वेस्टमेंट अलग अलग ट्रीट होगी। अगर कोई कंपनी डिविडेंड एंड बोनस देगी तो वो मेरे पास कैसे आएंगे? तो जब भी आप शेयर्स खरीदते हो तो उस कंपनी के पास आपके डीमैट के अकाउंट का अपडेट रहता है, वो भी सारे शेयर होल्डर्स का। तो जब भी कोई कंपनी बोनस अनाउंस करती है तो वो आपके डीमैट अकाउंट में आ जाते हैं, और अगर कंपनी कोई डिविडेंड देती है तो आपके बैंक अकाउंट में जो कि डीमैट से लिंक्ड है डायरेक्टली उसमें आ जाते हैं। तो अब तक आपको अनलिस्टेड शेयर्स रिलेटेड कॉमन क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए होंगे। अब देखते हैं कि इन शेयर्स को कैसे बाय करना है। चलिए अब देखते हैं कैसे हम स्टेक हब के थ्रू ये अनलिस्टेड शेयर्स बाय कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको स्टेक हब के बारे में बताना चाहूंगा कि ये स्टेक हब है क्या। तो स्टेक हब एक कंपनी है जो डील्स को ट्रांसपेरेंट, स्मूथ एंड सेफ मैनर में आपके साथ एग्जीक्यूट करते हैं, जिसमें आप स्टेक हब से शेयर्स खरीद सकते हैं और चाहे तो वापस स्टेक हब पर ही सेल भी कर सकते हैं, और जो भी आप शेयर्स खरीदते हैं वो आपके डीमैट अकाउंट में 1 वर्किंग डे में आ जाता है। और सबसे बड़ी बात, ये रिटेल इन्वेस्टर्स में काफ़ी पॉपुलर है क्योंकि आप इसमें सिर्फ एक शेयर भी खरीद सकते हो। तो आइए अब समझते हैं स्टेक हब का प्रोसेस। लेट्स ओपन stakehub.in और गेट स्टार्टेड पर क्लिक करिए, और फर्स्ट टाइम ये आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगेगा, और OTP डालने के बाद आप नाम और मेल आईडी डालिए, फिर OTP डालिए। अब आपको डैशबोर्ड दिखेगा सारी कंपनीज के साथ, और इसमें आप नीचे तक स्क्रॉल करके सारी कंपनीज देख रहे होंगे। नीचे आ जाइए, और जैसे हम अभी HDB फाइनेंशियल्स का देखते हैं, यहाँ आप कंपनी की लास्ट 1 साल की स्टॉक की प्राइस मूवमेंट, वैल्यूएशन, उसका PE, रेवेन्यू, कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, जनरल इंफॉर्मेशन, बिजनेस मॉडल, स्ट्रेंथ, रिस्क फैक्टर, फिर कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं, चाहे मेजर शेयर होल्डर हैं, करंट न्यूज़ हैं, सब कुछ देख सकते हैं, और फिर आप अपने अकॉर्डिंग कंपनीज को इवेलुएट कर सकते हैं एंड अंडर वैल्यूड कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए अब मैं इन्वेस्ट नाउ पर क्लिक करता हूं, और मुझे KYC डॉक्यूमेंट डिटेल्स डालने के लिए बोल रहा है। ये इसलिए है क्योंकि जो भी मैंने शेयर्स खरीदूंगा वो मेरे डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र होंगे। तो चलिए KYC कर लेते हैं, और अपना नाम, पैन नंबर, फिर अपना डीमैट अकाउंट नंबर वगैरह डालने के बाद वेरीफाई KYC पर क्लिक करिए। अपना बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड डाल दीजिए, देन वेरीफाई बैंक डिटेल्स पर आपको क्लिक करना होगा। अब आप देखेंगे कि डैशबोर्ड पर मुझे सारी होल्डिंग्स एंड फंड्स की इंफॉर्मेशन दिख रही है। तो चलिए अब HDB फाइनेंशियल्स पर वापस क्लिक करते हैं, एंड देखेंगे कि यहाँ पर लॉट दिख रहा है जिसमें 3 शेयर्स हैं, एंड आप 3 के मल्टीपल्स में इसको ले सकते हैं, एंड ऑर्डर आप कभी भी प्लेस कर सकते हैं, पर ऑर्डर एग्जीक्यूशन ध्यान रखिएगा 9 AM to 4 PM में ही होगा। चलिए अभी इसके 2 लॉट सेलेक्ट करते हैं और अपनी UPI ID डाल देते हैं, देन आपके UPI की तरफ से मोबाइल पर रिक्वेस्ट आएगी, उसको कंफर्म करिएगा। आप देखेंगे कि पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। देन आपको ऑर्डर स्टेटस दिख रहा होगा, साथ में आपको अगर ऑर्डर स्टेटस मैच्ड है तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया है, और 1 वर्किंग डे में आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे। चलिए देखते हैं कि आप इन शेयर्स को अपने डीमैट अकाउंट और ब्रोकर में कैसे चेक कर सकते हैं। आप CDSL में रियल टाइम देखने के लिए CDSL की वेबसाइट पर जा सकते हैं, या फिर आप CDSL ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। फिर लॉगिन पर आप क्लिक करें, और उसके बाद माई ईजी न्यू टोकन पर क्लिक करें, देन लॉगिन पर क्लिक करें, देन रजिस्टर फॉर ईजी पर क्लिक करें, देन अपना डीमैट अकाउंट BOID में डालिए, फिर अपना पैन कैपिटल लेटर में डालिए, और आपका डेट ऑफ बर्थ DD एंड MM
फॉर्मेट में डालिए। फिर आपको OTP आएगा, OTP डालिए। आप कोई प्रेफर्ड यूजर नेम फिर पासवर्ड सेलेक्ट करिए। अब आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट स्टेप में अब आप लॉगिन करिए अपना यूजर नेम पासवर्ड डालकर, फिर OTP डालिए। अब अकाउंट डिटेल में जाके आपके शेयर्स दिख जाएंगे। आप ये सोच रहे होंगे कि इनकी वैल्यू फेस वैल्यू पर क्यों दिखाई जाती है, क्योंकि ये शेयर्स की मार्केट वैल्यू CDSL के पास नहीं होती है, तो इसलिए ये फेस वैल्यू पर ही दिखाए जाते हैं। जैसे ये लिस्ट होंगे आपको इनकी मार्केट वैल्यू भी दिखने लगेगी। अब देखते हैं अगर आपका अकाउंट NSDL में है तो कैसे आप चेक करेंगे। रजिस्ट्रेशन, एंटर नेम, इन DPID एंटर फर्स्ट 8 डिजिट ऑफ डीमैट अकाउंट नंबर, and in client ID enter remaining 8 digit of DMAT account number. Enter mobile and email registered with it. Username and password set करिए and click on login and you would be able to see shareholding with unlisted shares. और ये शेयर्स यहाँ भी आपको फेस वैल्यू पर दिखाए जाएंगे मार्केट वैल्यू की जगह, और ये जैसे ही लिस्ट होंगे तो मार्केट वैल्यू पर भी आपको दिख जाएंगे। अब देखते हैं कि आप अपने स्टॉक ब्रोकर के अकाउंट में कैसे देख सकते हैं। ये शेयर्स आपको 2 दिन बाद दिखेंगे क्योंकि स्टॉक ब्रोकर्स के पास रियल टाइम डेटा नहीं होता है। गो टू प्रोफाइल, स्क्रॉल डाउन लिटिल बिट एंड आप देखेंगे कि यू हैव टू क्लिक ऑन पोर्टफोलियो इन कंसोल, और आप कंसोल पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे और उसमें स्क्रॉल करेंगे तो आपको आपके लिस्टेड और अनलिस्टेड शेयर्स दिखेंगे। ये शेयर्स आपको ISIN नेम से शो होंगे जो हर कंपनी के लिए यूनिक डीमैट नंबर होता है। क्लिक ऑन प्रोफाइल, स्क्रॉल एंड क्लिक ऑन रिपोर्ट्स एंड उसके बाद डीमैट रिपोर्ट पर क्लिक करिए और फर्दर दैट आप रिपोर्ट में आपके लिस्टेड और अनलिस्टेड शेयर्स देख पाएंगे, और ये शेयर्स आपको ISIN नेम से शो होंगे जो हर कंपनी के लिए यूनिक डीमैट नंबर होता है। होल्डिंग पर क्लिक करिए, देन आप स्क्रॉल करेंगे तो कुछ शेयर्स आपको इनएक्टिव कैटेगरी में दिख रहे होंगे जो कि बेसिकली अनलिस्टेड शेयर्स हैं। तो अब कुछ इन शेयर्स को खरीदने के बाद की क्वेरीज भी लेते हैं और आखिर में इनको सेल करने का बेस्ट मेथड भी। क्या हम इन शेयर्स को बेच सकते हैं IPO से पहले? हाँ बिल्कुल, आप अपने शेयर्स IPO से पहले कभी भी बेच सकते हैं। इवन शेयर्स खरीदने के अगले दिन ही बेच सकते हैं। स्टेक हब पर या फिर किसी नोन को भी आप दे सकते हैं। स्टेक हब पर कैसे बेचें? शेयर्स ट्रांसफर करने के 2 मेथड होते हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। ऑनलाइन मेथड आप CDSL ईजीएस्ट लॉगिन से कर सकते हैं एंड ऑफलाइन प्रोसेस के लिए आपको एक DIS डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप भरकर अपने स्टॉक ब्रोकर को देनी पड़ेगी। तो CDSL के थ्रू शेयर्स ट्रांसफर करने का प्रोसेस देखते हैं। ये प्रोसेस CDSL की ईजीएस्ट फैसिलिटी के थ्रू होगा, वो भी CDSL की वेबसाइट पर। तो चलिए CDSL वेबसाइट पर चलते हैं। फर्स्ट रजिस्टर फॉर CDSL ईजीएस्ट पर क्लिक करिए और DPID जो आपके डीमैट का स्टार्टिंग का 8 डिजिट होता है और क्लाइंट ID जो आपके रिमेनिंग 8 डिजिट होते हैं वो डालिए, फिर OTP डालिए और अब एक यूनिक यूजर नेम सेट कीजिए। साथ में एक सिक्योरिटी क्वेश्चन भी बनाइए अगर आप फ्यूचर में पासवर्ड भूल जाते हैं उसके लिए, एंड ट्रस्टेड अकाउंट पर क्लिक करिए। और अगर आपने CDSL ईजी के लिए पहले रजिस्टर किया था तो, और लॉगिन करने के बाद मिसलेनियस में जाए और अपग्रेड BOID टू ईजीएस्ट पर क्लिक करें। ट्रस्टेड अकाउंट ऑप्शन को सेलेक्ट करके सबमिट करिए और साथ में स्टेक हब का डीमैट अकाउंट भी ऐड कर लीजिए। ट्रस्टेड अकाउंट में देन OTP डालें और सबमिट करें।
अब आप देख रहे होंगे स्टेटस में पेंडिंग फॉर ऑथेंटिकेशन शो हो रहा है। तो बेसिकली कुछ ब्रोकर्स BOID अपग्रेडेशन के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी मांगते हैं, जिसमें आपको ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रिंट करा के और इसमें अपना नाम सिग्नेचर भर के अपने नियरेस्ट स्टॉक ब्रोकर ऑफिस में जमा करना पड़ेगा। ये सिर्फ कुछ ब्रोकर्स मांगते हैं, अदरवाइज ज़्यादातर ब्रोकर्स आपका BOID अपग्रेड 1 डे में कर देते हैं और कोई फॉर्म भी नहीं देना होता है। तो चलिए आगे का प्रोसेस समझते हैं। आपको एक दिन बाद क्रेडेंशियल मिलेंगे। उसमें आप सबसे पहले ऐप में मिसलेनियस में एडिट ट्रस्टेड अकाउंट पर क्लिक करना होगा और स्टेक हब का डीमैट ट्रस्टेड में ऐड करना होगा। बेसिकली जैसे आप बैंक ट्रांसफर करने से पहले बेनिफिशियरी ऐड करते हैं, वैसे ही शेयर्स ट्रांसफर करने से पहले ये ऐड करते हैं। और इसके बाद स्टेक हब का डीमैट अकाउंट डालिए, जो कि है 1206500000118362। इसके बाद आप 1 वर्किंग डे में इसे ट्रांसफर कर सकते हैं। फिर ट्रांजैक्शन पर क्लिक करिए, देन BO लिंकिंग पर क्लिक करें और देन BO लिंकिंग सेटअप पर डबल क्लिक करिए। फिर आप स्टेक हब का डीमैट और पैन कार्ड नंबर डालिए, दैट इज ABJCS6672H, और इसको डालने के बाद सबमिट पर क्लिक करें। उसके बाद आपके मोबाइल पर टेक्स्ट मैसेज पर CDSL की तरफ से लिंक आएगा और उसको खोलकर आप अपना डीमैट अकाउंट डालिए। डालने के बाद आपको BO या बायर सेलर लिंक पर क्लिक करना है। फिर आपको अपनी बायर सेलर की डिटेल दिख रही होगी, उसको सेलेक्ट करिए और करके जनरेट OTP करके OTP डाल के एक्सेप्ट करिए, देन ओके करिए और आपकी BO लिंकिंग कंप्लीट हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन होने में एक दिन का समय लगता है, तो BO लिंकिंग तो सेम टाइम हो जाती है। तो आगे का जो प्रोसेस करने से पहले CDSL का जो स्टाम्प ड्यूटी पे करना इंपॉर्टेंट होता है और ज़्यादातर लोग यही पे करना भूल जाते हैं और उनका जो ऑर्डर होता है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो CDSL हर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर 1 लाख पे 15 रुपए का स्टाम्प ड्यूटी चार्ज करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आपने 10,000 के शेयर सेल कर रहे हैं तो आपको लगभग 1.5 रुपया स्टाम्प ड्यूटी देना होगा। तो इसके लिए आपको अपने बैंक अकाउंट की नेट बैंकिंग के थ्रू CDSL का वर्चुअल बैंक अकाउंट नंबर अपनी नेट बैंकिंग में बेनिफिशियरी अकाउंट में ऐड करना होगा, जो कि होगा CDSD प्लस योर 16 डिजिट डीमैट अकाउंट नंबर और IFSC कोड ICIC 0000104। तो मान लीजिए आपका डीमैट ये है, तो आपको बेनिफिशियरी बैंक अकाउंट में CDSD प्लस डीमैट अकाउंट लिखना होगा और बैंक नेम में CDSL और IFSC कोड में जैसा मैंने बताया ICIC 0000104 लिखना होगा। और फिर आपको अपने स्टैम्प ड्यूटी अपने सेल अमाउंट के बेसिस पर कैलकुलेट करके पे कर देना है। और ध्यान रखिए, CDSL स्टैम्प ड्यूटी आप नेट बैंकिंग के थ्रू ही पे करनी होगी या फिर आपको अपने ऑफिशियल बैंक अकाउंट की नेट बैंकिंग ऐप से कर सकते हैं। तो अब स्टेक अप ऐप आप खोल लीजिए और कंपनी सेलेक्ट करिए, फिर सेल पर क्लिक करिए ईजीएस्ट पर और फिर अपनी क्वांटिटी सेलेक्ट करिए और उसके बाद कंफर्म करिए और आपको ये CDSL ईजीएस्ट डिटेल का पेज दिख रहा होगा। तो अब आप साथ में CDSL पोर्टल पर लॉगिन कीजिए और लॉगिन करने के बाद सेलेक्ट करेंगे ट्रांजैक्शंस, सेटअप और फिर बल्क सेटअप। एग्जीक्यूशन डेट डालिए, इसमें काउंटर BOID में स्टेक हब का डीमैट सेलेक्ट करिए और एंटिटी आइडेंटिफायर NA रखिए। ISIN डिटेल्स सेक्शन में ऐड के आइकन पर क्लिक करिए और कंपनी सेलेक्ट करिए, क्वांटिटी, कंसिडरेशन अमाउंट डालिए और रीजन फॉर ट्रेड में ऑफ मार्केट सेलेक्ट रखिए। पेमेंट मोड में इलेक्ट्रॉनिक रखिए और फिर बैंक नेम एंड देन रेफरेंस नंबर, डेट ऑफ ट्रांसफर डालिए, जो कि आप स्टेक हब से ले सकते हैं और सारी डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। देन सबमिट पर क्लिक करिए, ओके करिए और वेरीफाई पर क्लिक करिए। देन ट्रांजैक्शन पर सेलेक्ट करिए एंड कमिट पर क्लिक करिए। आपके पास OTP आएगा और उसे डाल दीजिए। उसके बाद पिन डालिए जो आपको CDSL से मिला होगा और
आप अगर इसे भूल गए हैं तो फिर मिसलेनियस में जाके रीसेट पिन पे क्लिक करिए एंड देन सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर डालिए जो आपने इजीएस्ट रजिस्ट्रेशन के वक्त डाला था। तो फिर सबमिट करिए और आपके पास नया पिन जनरेट होके आ जाएगा। फिर पिन डालें और अब आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। और स्टेक हब पर जाके सेल ऑर्डर पर कंफर्मेशन पर क्लिक करना है एंड अब आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया। आप चाहे तो ट्रांजैक्शंस, इंक्वायरी, ट्रांजैक्शंस में जाके उसमें ईजीएस्ट पर क्लिक करके आप अपना ट्रांजैक्शन देख सकते हैं। उसमें आपको इसका स्टेटस भी दिख रहा होगा। जैसे यहाँ ट्रांजैक्शन रेडी फॉर डीपी ऑथेंटिकेशन लिखा आ रहा है, मतलब ये आपके ब्रोकर के पास चला गया है ऑथेंटिकेशन के लिए। उसके बाद आपको शेयर्स स्टेक हब के पास आ जाएंगे एंड 1 वर्किंग डे में आपको फंड आपके रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट में आ जाएगा। आप अपने ट्रांजैक्शंस देख सकते हैं, उसमें आपको इसका स्टेटस भी दिख रहा होगा। आपने ये देखा कि ऑर्डर लगाते टाइम आपके शेयर प्राइस में 1% डिडक्ट हो रही थी, क्योंकि शेयर्स स्टेक हब के पास रियल टाइम में नहीं आते हैं, जिससे शेयर्स प्राइस चेंज होने का रिस्क होता है। जनरली आप ये देखेंगे कि कई बार आपके ट्रांजैक्शंस कमिट करने के बाद भी दिखेगा, क्योंकि अभी ये ट्रांजैक्शन आपका स्टॉक ब्रोकर अप्रूव करेगा एंड आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये स्टॉक ब्रोकर अप्रूवल के कारण शेयर्स 6 से 8 घंटे बाद ट्रांसफर होते हैं, जिससे प्राइस चेंज होने का रिस्क होता है। इसलिए स्टेक हब आपसे 1% डिडक्ट करता है प्राइस में। अब वापस उस ट्रांजैक्शन पर आ जाते हैं। शेयर्स ट्रांसफर होने के बाद 2 वर्किंग डेज में फंड आपके उस बैंक अकाउंट में आ जाएगा जो आपने स्टेक हब पर डाला हुआ था। डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप कैसे भरे? पहले आप इसे अपने स्टॉक ब्रोकर से मंगवा सकते हैं। उसके बाद आपको ये स्क्रीनशॉट देख सकते हैं और इनकी जो रिक्वायर्ड डिटेल है वो भी आप देख सकते हैं। उसको भरने के बाद आपको इसे अपने स्टॉक ब्रोकर के पास डिपॉजिट कराना होगा और ये कंप्लीट ऑफलाइन प्रोसेस 2 वर्किंग डेज में हो जाता है। और जो आपके फंड्स होंगे वो आपके बैंक में शेयर ट्रांसफ़र होने के 2 वर्किंग डेज में आ जाएंगे। स्टेक हब को ही क्यों चूज़ करें? देखो, मैं आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा कि आप स्टेक हब ही खरीदो। देखो, मार्केट में और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, लेकिन मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। उसके बाद आप डिसीजन लेना कि आप किस ब्रोकर के साथ जाना चाहते हैं। सबसे पहली बात, आप इवन सिंगल शेयर भी खरीद सकते हो स्टेक हब पर। दूसरा, 1 डे डिलीवरी ऑफ शेयर, जो भी आप शेयर्स बाय करेंगे वो आपको डीमैट अकाउंट में 1 वर्किंग डे में ही मिल जाते हैं। तीसरा, फ्लैट ब्रोकरेज चार्ज, जो भी आप शेयर्स खरीदेंगे उन पर आपको सिर्फ 99 रुपये ब्रोकरेज चार्ज लगेंगे, जिसमें आपकी जीएसटी, स्टैम्प ड्यूटी, कन्वीनियंस फी, ब्रोकरेज सब फीस इंक्लूडेड होती है। इसके अलावा कोई फीस आपको नहीं देनी। फोर्थ, सिंपल प्रोसेस। स्टेक हब पर आपको प्रोसेस बहुत ही सिंपल मिलेगा। आपको इसके लिए किसी सेल्स पर्सन से बात करने की ज़रूरत नहीं है। सारा काम आप अपने फ़ोन से कर सकते हो और आपको सिर्फ 2 मिनट लगेगा शेयर खरीदने में। देखो, मेरा इसके लिए ये कहना है कि पहले आप खुद यूज़ करना, उसके बाद आप यहाँ पर आकर कमेंट करना आपको सिंपल प्रोसेस लगा। चलो, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि अगर स्टेक हब सर्विसेज ना दे तो हमारी इन्वेस्टमेंट का क्या होगा। देखिए, स्टेक हब से जो भी आप शेयर्स खरीदते हैं वो आपके सीधा डीमैट अकाउंट में जाती है और स्टेक हब अपने पास कोई भी शेयर्स नहीं रखता। ये शेयर्स आपके डीमैट में कंप्लीटली सेफ हैं। तो अगर अभी भी कोई क्वेरी रह गई है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और मैं ट्राई करूंगा कि उस क्वेरी पर भी और वीडियो बनाऊं। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दी चैनल। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप ये वीडियो दोस्तों के साथ भी शेयर करो, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और आपके साथ साथ दोस्तों को भी फायदा होगा। एंड मस्ट ट्राई स्टेक हब. I'm giving link in description. See you in next video.